तो इसके लिए जिसका फॉर्मूला होता है को पी एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, ये फॉर्मूला है। ठीक है, एक कोई अचर पद है, ए बराबर अचर पद, ठीक है, या फिर अचर कोई नंबर है ये, ठीक है, कोई नंबर दिया हुआ, कोई संख्या है, यानी कांस्टेंट है। बच्चों ये फॉर्मूला होता है। जब आपको ये फॉर्मूला लगाना है, ये फॉर्मूला हम तब लगाएंगे जब अलग से आपको कोई क्वेश्चन में कंडीशन या शर्त दिया हुआ रहेगा ए का वैल्यू फाइंड करने के लिए। अगर कोई शर्त कंडीशन आपको नहीं दिया हुआ है तो हम इसको यूज करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, हम सिर्फ इसको यूज करेंगे। ठीक है, अगर आपको सिर्फ सम दिया हुआ है, गुणनफल दिया हुआ है, तो बहुपद निकालने के लिए हम इस फॉर्मूला को यूज करेंगे। अगर सम और गुणनफल के अलावे उसमें कुछ और शर्त दिया हुआ है, कुछ और कंडीशन दिया हुआ है, तो हम इस फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे, जहां से हम ए का उस शर्त के अनुसार आपको ए का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो बच्चों ये फॉर्मूला हो गया, ये द्विघात बहुपद के लिए हो गया, ये आपको द्विघात बहुपद के लिए हो गया। त्रिघाती बहुपद के लिए क्या होता है? त्रिघाती बहुपद बच्चों इसके लिए होता है पी एक्स इक्वल टू ए एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस अल्फा गामा एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा, तो ये फॉर्मूला है। ठीक है, ये अगर शर्त दिया हुआ है तो हम इसको लगाएंगे, अगर शर्त नहीं दिया हुआ है तो हम ए को हटा देंगे, सिर्फ इसी का प्रयोग करना है। ठीक है, इसी से आपको बहुपद मिलेगा। लेकिन क्वेश्चन में अगर कोई कंडीशन अलग से कोई शर्त कोई कंडीशन दिया हुआ है तब वहां पे हम इस ए भी लिखना है आपको। ठीक है, तो बच्चों ये हो गया बहुपद निकालने का फॉर्मूला। जैसे मान लो कि बहुपद का शून्यकों का सम आपको दिया हुआ है 4, ये शून्यकों का सम, शून्यकों का योग आपको दिया हुआ 4, शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है -3, तो बहुपद निकालें। ठीक है, तो लिखेंगे बी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, तो हो जाएगा बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग, योग मतलब ये दोनों का सम, ये दोनों का योग आपको दिया हुआ 4, तो इसके बदला हम लिखेंगे 4x और गुणनफल दिया हुआ -3, तो यहाँ लिखेंगे -3। बच्चों ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अगर योग और गुणनफल दिया हुआ है तो हम इस तरह से बहुपद निकाल सकते हैं, तो ये आपका बहुपद हो गया। ठीक है बच्चों, तो आज के लेक्चर में हम लोग शून्यकों और गुणांकों के बीच में जो रिलेशन होता है, जो संबंध होता है, उसको हम लोगों ने उसके बारे में जानकारी प्राप्त की। ये बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी उपयोगी है। अगर ये वीडियो आपके लिए उपयोगी है, अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, अपने दोस्तों में शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना।
गुड इवनिंग बच्चों आज के लेक्चर में हम लोग रिलेशन ऑफ फंक्शन के अंतर्गत, ये आपको क्लास 12 के बच्चों के लिए है। तो रिलेशन ऑफ फंक्शन के अंतर्गत आज हम लोग देखेंगे एंटी सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है और इक्विवेलेंस क्लास क्या होता है। 3 कॉन्सेप्ट को आज हम लोग डील करने वाले हैं। बच्चों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा प्लीज़ इसको लाइक करना, कमेंट करना, अपने दोस्तों में शेयर करना। तो चलो हम लोग शुरू करते हैं। ये रिलेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये सिर्फ आपको बोर्ड के लिए नहीं, ये जेईई मेंस एडवांस के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसके कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से आपको समझना है। तो चलो हम लोग देखते हैं एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। एंटी सिमेट्रिक रिलेशन, लेट ए बी, मान लो कि ये कोई सेट है, ठीक है, a relation R, a relation R on set A is called anti-symmetric relation. Anti-symmetric relation if and only if AB belongs to R and BA belongs to R implies A बराबर B for all AB belongs to A। बच्चे कोई सेट ये है और रिलेशन R है, इस R को हम एंटी सिमेट्रिक रिलेशन कब कहेंगे? जब AB बिलोंग्स टू R है और BA बिलोंग्स टू R है, ठीक है, और ये इंप्लाइज करता है A बराबर B। AB बिलोंग्स टू R मतलब AB होना चाहिए, BA होना चाहिए, ठीक है, और वो इंप्लाइज करता है A बराबर B। तब हम बोलेंगे कि ये एंटी सिमेट्रिक रिलेशन है, ठीक है। और इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। कोई रिलेशन आपको डिफाइन है, मान लो कोई रिलेशन है, ये डिफाइन है इससे लेस देन इक्वल टू, ठीक है, ऑन रियल नंबर, ऑन रियल नंबर, ये आपका रिलेशन है लेस देन इक्वल टू, ठीक है। अब मान लो कि कोई जैसे ए बी बिलोंग करता है आर में, तो इसका मतलब हुआ और बी ए बिलोंग करता है आर में, तो इसका मतलब हुआ कि ए लेस देन इक्वल टू बी हो गया। ए बी अगर इसमें है तो इस रिलेशन के अनुसार ए लेस देन इक्वल टू बी, ए लेस देन इक्वल टू बी, ठीक है, एंड बी लेस देन इक्वल टू ए, ठीक है। अब बच्चों ए लेस देन इक्वल टू बी है और बी लेस देन इक्वल टू ए है, इसका मतलब क्या हुआ? ए बी से छोटा है बराबर है, बी ए से छोटा है बराबर, ये दोनों वैलिड कब हो गया? ये दोनों कब एप्लीकेबल होगा? कब ये दोनों ट्रू होगा? एक साथ, एक साथ दोनों ट्रू कब होगा? ठीक है, जब जो ए बराबर बी हो जाएगा, ठीक है। जब ए बराबर बी होगा तो ए लेस देन इक्वल टू बी भी हो जाएगा और बी लेस देन इक्वल टू ए हो गया, ठीक है। तो देखो बच्चों ए बराबर बी आ गया, यानी ए बी बिलोंग्स टू आर, बी ए बिलोंग्स टू आर, दिस इंप्लाइज ए बराबर बी,
ठीक है। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर, ये रियल नंबर है। तो बच्चों क्या है, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन है, ये एक एंटी सिमेट्रिक रिलेशन है। उसी तरह से मान लो एक दूसरा रिलेशन है कि ए डिवाइड्स बी, ये रिलेशन डिफाइन है, ठीक है। कोई रिलेशन आर है इस तरह से, ए बी सच दैट ए डिवाइड्स बी और नेचुरल नंबर ए बी बिलोंग्स टू एन, ये नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो ए डिवाइड्स बी, तो ए डिवाइड्स बी, अब इसमें ए बी बिलोंग्स टू आर है और मान लो बी ए बिलोंग्स टू आर है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ए बी बिलोंग्स टू आर का मतलब कि ए डिवाइड्स बी, ए बी को डिवाइड करेगा, एंड बी ए का मतलब क्या हुआ, बी ए को डिवाइड करेगा, ठीक है। ये डिवाइड करने का सिंबल है, ए डिवाइड्स बी और बी डिवाइड्स ए। जब ए बी को डिवाइड करेगा, बी ए को डिवाइड करेगा, इसका मतलब ये पॉसिबल कब है, जब ए बराबर बी होगा, जब ए बराबर बी होगा, ठीक है। तो ये रिलेशन जो है बच्चों, ये भी एक एंटी सिमेट्रिक रिलेशन है, ठीक है। तो ऐसे रिलेशन को हम लोग एंटी सिमेट्रिक रिलेशन बोलते हैं। अब है इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन, जो रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो, तीनों हो, उसको हम लोग बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। तो इसमें बस इक्विवेलेंस रिलेशन आपको इस तरह से याद रखना है, द रिलेशन विच इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव इज कॉल्ड इक्विवेलेंस रिलेशन। जो रिलेशन तीनों है, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, उसको हम लोग बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। इसको आता है चेक करने के लिए, या इक्विवेलेंस रिलेशन शो करने के लिए आपको एग्जाम में पूछा जाता है। कोई रिलेशन दे देगा और को बोलेगा कि बताओ कि इक्विवेलेंस रिलेशन है फिर या फिर नहीं है। अब है बच्चों इक्विवेलेंस क्लास। देखो इक्विवेलेंस क्लास, इक्विवेलेंस क्लास क्या होता है, इक्विवेलेंस क्लास क्या होता है। देखो किसी रिलेशन में द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए रिलेटेड टू एन एलिमेंट ऑफ ए, मतलब कि सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए, जैसे मान लो कि ये दिया हुआ है 1 2 3 4, ठीक है। ए का एलिमेंट हो गया 1 2 3 4, है ना। अब इसमें हम लोग देखते हैं कि मान लो कि इक्विवेलेंस, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2 ऐसे निकाला जाता है, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 3, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 4, सबका अलग अलग होता है। इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 का मतलब है कि 1 इसके कौन कौन से एलिमेंट से रिलेटेड है, उसका जो सेट होगा वही आपका हो जाएगा इक्विवेलेंस क्लास। जैसे मान लो कि हम एक रिलेशन डिफाइन करते हैं 1 2 1 3 1 4 2 1 2 3 3 4 3 1 3 2। बच्चों एक रिलेशन डिफाइन किया, ठीक है, ये एक रिलेशन है।
अब आपको देखना है कि 1 किसके किसके साथ रिलेटेड है, 1 2 के साथ, 1 3 के साथ, 1 4 के साथ। तो 1 का इक्विवेलेंस क्लास क्या हो जाएगा, इसको हम लोग डिनोट करते हैं ऐसे, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1। ठीक है, तो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 आपका हो गया 2 3 4। उसी तरह से इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2, 2 किसके किसके साथ रिलेटेड है, 2 1 के साथ, 2 3 के साथ, तो 1 और 3 हो गया। फिर इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 3, 3 का इक्विवेलेंस क्लास 3 किसके साथ रिलेटेड है, 4 के साथ, 1 के साथ, 2 के साथ, 1 के साथ, 2 के साथ, 4 के साथ। तो बच्चों इसको बोलते हैं हम इक्विवेलेंस क्लास। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये इक्विवेलेंस क्लास क्या होता है। इसके डेफिनेशन से आपको मतलब नहीं है, आपको सिर्फ इसका कॉन्सेप्ट को समझना है, क्योंकि डेफिनेशन पूछता नहीं है। ठीक है, तो बच्चों आज के लेक्चर में हम लोग ने एंटी सिमेट्रिक रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन और इक्विवेलेंस क्लास को समझ लिया। ठीक है, अगर ये वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित हुआ तो प्लीज इसको लाइक करना, कमेंट करना, अपने दोस्तों में शेयर करना।